किस में कितना है दम। अब दूसरे चरण के लिए भी बस कुछ घंटे बचे हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनाव प्रचार चलेगा। अब इन सब के बीच किस तरह का मुकाबला इस सीट पर रहेगा जो सेकेंड फेज की सीटें हैं, और कितना दिलचस्प मुकाबले के बीच में किसके फेवर में समीकरण नजर आ रहे हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और तमाम रिकॉर्ड को देखकर यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कौन यहां पर बढ़त में दिख रहा है। लेकिन फिर भी सारी चीजें जनता के हाथ में है और जनता का मूड किसे जिताने का है वो तो जनता ही जानती है। फिलहाल आज जिन सीटों की हम बात करेंगे, संताल और कोयलांचल की वो अहम सीटें हैं। तो शुरुआत करते हैं संताल की सीट से और सबसे पहले बात करते हैं जरमुंडी से। जरमुंडी का मुकाबला कितना दिलचस्प है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बादल पत्रलेख कांग्रेस से यहाँ मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन जो हेमंत की आखिरी कैबिनेट थी उसमें इनका मंत्री पद चला गया और दीपिका पांडे को उनकी जगह शामिल किया गया। तो वहीं देवेंद्र कुंवर बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। तो जरमुंडी की जंग किस तरह रही है पिछले सालों में वो जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, जरमुंडी की जंग का रिकॉर्ड क्या रहा है, जरमुंडी का इतिहास क्या रहा है और समीकरण क्या कहते हैं यहाँ के? देखिए, जो जरमुंडी में हम पिछले 2 चुनावों की बात करें तो बादल पत्रलेख यहाँ से जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ। 2014 में उन्होंने अभयकांत प्रसाद को हराया, तो 2019 में देवेंद्र कुंवर को। लेकिन उनकी जीत बहुत छोटी रही है। 2014 में 2708 वोटों से, मतलब 2700 वोटों से, और 2019 में जो है वो 3000 वोटों से जीतने में सफल रहे थे। तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 1.90% का ही है। तो मतलब अगर 1% वोट का भी स्विंग बादल पत्रलेख से निकलकर अगर बीजेपी की तरफ हो जाए तो परिणाम बदल सकता है। लेकिन यहां पर हमने एक चीज और भी देखी है कि यहां आमतौर पर ट्रायंगुलर फाइट होती रही है, जिसमें एक कोण हमेशा हरिनारायण राय बनाते थे, या पिछली बार जब वो नहीं लड़े थे तो उन्हीं के परिवार से फूल कुमारी देवी लड़ी थी और वो भी 10.5% से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार हरिनारायण राय नहीं है, न ही उनके परिवार से कोई है। और आपको बता दूं कि हरिनारायण राय बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के लिए वोट मांग रहे हैं। और जब हेमंता विश्व शर्मा की वहां सभा हुई थी तो उसमें हरिनारायण राय भी शामिल हुए थे और उन्होंने बीजेपी के लिए वोट की अपील की और कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ये एक बड़ा फर्क इस बार के चुनाव में दिखता है। और ऐसे में जो आप वो 3-3,500 वोटों का फर्क देखती हैं, या जो 2%-3% का मत अंतर दिखता है, उसको पाटना बीजेपी के लिए जो है बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हरिनारायण राय के जो वोट हैं वो अगर बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो नेचुरली हरिनारायण राय के अगर वोट बीजेपी के वोटों में जुड़ जाए तो फिर उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ बादल पत्रलेख जो हैं उनकी एक अपनी छवि रही है, बहुत सादगी के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं और इसे लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन जहां तक वोटों की बात है, पिछली बार उन्हें 32% वोट आए थे और उससे पहले 29%। तो चूंकि ट्रायंगुलर फाइट होती थी तो 30-32% में काम चल जाता था। लेकिन क्या इस बार वैसा होगा? लेकिन एक बात और भी है कि जो हरिनारायण राय को मुस्लिम वोट मिलते होंगे, जो यहां पर 12.8% हैं, वो हिस्सा निकलकर आपको कांग्रेस की तरफ जाएगा, मतलब कि बादल पत्रलेख की तरफ जाएगा। तो उनके भी कुछ वोट बढ़ेंगे, ये तय है। लेकिन ज्यादा फायदा आपको बीजेपी से होता हुआ दिखेगा। और बादल पत्रलेख को चूंकि 4.5 साल वो मंत्री रहे और फिर उन्हें ड्रॉप किया गया, तो ये एक मैसेज अच्छा नहीं देता, क्योंकि ये भी बात लगती है कि शायद उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उन्हें रिप्लेस किया गया है। तो ये भी बात है। लेकिन उनकी अपनी छवि है, जोरदार मुकाबला होगा। थोड़ा सा स्लाइट एज आपको यहां पर बीजेपी को देना पड़ेगा, इस वजह से कि हरिनारायण राय जो हैं इस बार बीजेपी के पाले में दिख रहे हैं।
चलिए, तो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ बादल पत्रलेख की नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी 2 बार से अगर जीत रहे हैं तो जनता अब के हाथ में है कि वो किसे चुनती है और किसे अपने इलाके की कमान सौंपती है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मधुपुर की सीट की। मधुपुर की सीट भी बेहद अहम है क्योंकि इस सीट से हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं हाफिजुल हसन। तो मधुपुर की सीट की जंग कितनी है? अब अपने पिता के निधन के बाद से राजनीति में आए हाफिजुल हसन यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, मधुपुर की सीट के मिजाज और मधुपुर की सीट क्या कहती है? लगता है यहाँ पर इस बार भी आमने सामने की टक्कर है। इस बार भी यहाँ पर आमने सामने की टक्कर ही दिख रही है। हाफिजुल हसन जो कि हेमंत सरकार में मंत्री हैं और उनके सामने एक बार फिर से गंगा नारायण सिंह हैं। हालांकि यहाँ पर टिकट को लेकर बीजेपी में थोड़ा विवाद हुआ था, राज परिवार रूठे थे, लेकिन फिर बाद में उनको मना लिया गया और इससे जो एक समस्या आ सकती थी बीजेपी के लिए वो खत्म हो गई। देखिए, मधुपुर में बीजेपी उसी परिस्थिति में जीत अर्जित कर सकती है अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो, और ये चीज जो है करने की कोशिश भी लगभग हर चुनाव में दिखती भी है दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि इस बार भी वही कुछ होगा। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हाफिजुल हसन ने जो उपचुनाव लड़ा था आपको हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद, तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था और 49.09% वोट लाने में सफल रहे थे। मतलब अगर 1% और आ जाता तो वो 50 के आंकड़े को छू लेते। लेकिन गंगा नारायण सिंह भी कमजोर नहीं पड़े थे और उन्होंने भी जो है लगभग 47% वोट अर्जित किए। और ऐसा तभी होता है जब ध्रुवीकरण होता है, एक तरफ के वोट एक तरफ, दूसरी तरफ के वोट दूसरी तरफ। चूंकि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो 33% है, जो हाफिजुल हसन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है। और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश होती है कि वो इसे पोलराइज करे। जो यहाँ पर एसटी वोटर्स होते हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 14% जो है आदिवासी आबादी है। और अगर आदिवासी आबादी में बीजेपी कुछ सेंधमारी कर पाई तो फिर हाफिजुल हसन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि जो दोनों के बीच मत प्रतिशत का आप फर्क देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2.33% ही है, मतलब 2.5% से भी कम। मतलब अगर 1.25% वोट हाफिजुल हसन की तरफ से निकलकर बीजेपी की तरफ आ जाए तो यहां बाजी पलट भी सकती है। तो इसलिए यहां का मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प हो गया है और बिल्कुल एक राजनीतिक उफान यहां पर आया हुआ है। जो स्टार प्रचारक हैं सारे वो यहां पर आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मीटिंग इस क्षेत्र में हुई है और वहां पर वही घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक हैं तो सेफ हैं के नारे वो लगे हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है आप अगर देखें तो हाफिजुल हसन के लिए भी जो है तेजस्वी यादव ने सभा की है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो यादव वोटर हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। अगर यादव और मंडल आप जोड़ दीजिए तो 10% के आसपास पहुंच जाता है। अगर उसमें तेजस्वी यादव की वजह से कुछ सेंधमारी हो जाती है तब फिर आप मानकर चलिए कि हाफिजुल हसन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा यह देखना होगा। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी उनके लिए सभा की है, तो दोनों तरफ से स्टार प्रचारक आए हैं, अपनी बातें रखी हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो 2.5% से कम का ही मत का फर्क है दोनों के बीच में, तो इसलिए यहां का जो परिणाम होगा उसके लिए भी सांसें रोक कर इंतजार करना होगा। तेजस्वी यादव की सभा का कितना इंपैक्ट हुआ है उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम मधुपुर में देखें, हालांकि ये सीट ट्रेडिशनली जो है अगर आप देखें तो जेएमएम की रही है। 1985 से जेएमएम यहां 5 बार जीतने में सफल रहा है। कांग्रेस 2 बार जीती है और बीजेपी को भी 2 बार सफलता मिली है। तो ये सीट हालांकि ट्रेडिशनली जेएमएम के पाले में आप कह सकते हैं पहले यहां कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन बाद में इसे जेएमएम ने टेक ओवर कर लिया और इस बार भी जेएमएम से ही प्रत्याशी हैं। तो जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। अब इसमें जो ध्रुवीकरण होता है वो किस तरह से होता है और अगर जातियों में बंटती है चीजें तो वो किस तरह से बंटती हैं उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा।
चलिए अब आते हैं नाला की सीट की तरफ। मधुपुर की सीट पर हमने चर्चा कर ली। नाला में किस तरह का मुकाबला है? नाला वो अहम सीट है जहां से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं और ये यहीं से चुनावी मैदान में रहे हैं। तो ये सीट कितनी दिलचस्प बन जाती है, उनके मुकाबले में उनके अगल बगल कौन खड़ा है और वो कितना कमाल कर पाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, नाला की सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर से परचम लहराएंगे? समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम नाला की सीट की बात करें तो रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी जीत का मार्जिन देखिएगा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। 2019 में वो 3520 वोटों से जीते थे, तो 2014 में उन्होंने 7000 की जीत हासिल की थी और 2005 में जो उन्हें जीत मिली थी वो 1122 वोटों की मिली थी। मतलब ये है कि फाइट यहाँ पर भी होती है। अब उसमें जीत ज़्यादा बार जो है रविंद्रनाथ महतो को मिली है। एक बार 2009 में सत्यानंद झा जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। और अगर आप 1985 से देखें तो जीएमएम यहां से 3 बार जीतने में सफल रहा है, जो रविंद्रनाथ महतो ने जीते हैं। इसके अलावा सीपीआई 3 बार जीता है, बीजेपी 1 बार और कांग्रेस 1 बार। जब हम कहते हैं कि सीपीआई 3 बार जीता है तो इसका मतलब यह है कि एक समय नाला को लालगढ़ कहा जाता था और यहां पर जो विशेश्वर खां थे उन्होंने कई चुनाव जीते और इनफैक्ट उन्होंने 8 से 9 चुनाव एक्चुअली उन्होंने जीते विशेश्वर खां ने। और अगर आप देखिए तो उसके बाद ही जो है फिर रविंद्रनाथ महतो ने जो है बागडोर संभाली है। यहां पर यादव वोटर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उसी की वजह से बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को इस बार टिकट दिया है सत्यानंद झा का टिकट काटने के बाद, क्योंकि यह माना जाता है कि जो माधव चंद्र महतो हैं उनकी यादव वोटरों पर एक पकड़ है। और अगर माधव चंद्र महतो जो कि पिछली बार भी आपको चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए लगभग 9.5% वोट उन्होंने लाए थे। तो बीजेपी को लगता है कि अगर उनके जो 9.5% वोट हैं और उसमें अगर वो अपने 33% वोट जोड़ दे तो वो 42-43% के आसपास हो जाता है। यहां पर बीजेपी का खेल अक्सर या तो कभी आजसू खराब करता रहा है या जेवीएमपी खराब करता रहा है, तो इस बार ये दोनों साथ में हैं। जेएमएम का खेल कब कोई खराब करता था? जब कांग्रेस यहां पर होती थी, लेकिन कांग्रेस अब जेएमएम के साथ है। लेकिन एक और दल है जो हमने कहा सीपीआई, वो अभी भी चुनाव लड़ रही है और यहां पर कन्हई चंद्र माल पहाड़िया जो है एक बार फिर सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहां पर सीपीआई का वोट गिरा है। भले ही सीपीआई इधर 2000 के बाद, झारखंड बनने के बाद एक बार भी नहीं जीत पाया है, लेकिन उसके मतों का प्रतिशत हमेशा डबल डिजिट में रहा है। अब अगर इस बार भी सीपीआई के कन्हई चंद माल पहाड़िया अगर डबल डिजिट में वोट ले आते हैं, मतलब वो 10% से ज्यादा वोट लाते हैं, तब फिर रविंद्रनाथ महतो के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, ये आप मानकर चलिए। तो अब रविंद्रनाथ महतो किस तरह से सीपीआई से वोट अपनी तरफ ट्रांसफर करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि यहां पर जो आदिवासी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 37.5% के आसपास, और मुस्लिम जो हैं वो 9% के आसपास यहां पर हैं। तो अगर आप इन्हें जोड़ दें तो 37 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो ये 46-46.5% के आसपास पहुंच जाता है। अगर ये पूरा वोट ट्रांसफर हो जाए रविंद्रनाथ महतो को, तब फिर उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब मैं उनके पिछले मत प्रतिशत देख रहा हूं तो वो वही 34, 35, 33, 28 इसी के आसपास जो है वो रहे हैं। मतलब इसमें से वोट निकलकर सीपीआई की तरफ जाता है। तो उसे वो कितना रोक पाते हैं, उसमें सेंधमारी को वो जितना रोक पाएंगे उतना ही उनकी स्थिति मजबूत होगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है नाला में बीजेपी को फायदा हो सकता है।
चलिए, तो नाला की जंग भी बेहद दिलचस्प है और उसके समीकरण और उसकी जंग के बारे में हमने चर्चा की है। अगली सीट की तरफ, और ये भी बेहद दिलचस्प सीट और हॉट सीट है, ये है जामताड़ा की सीट। जामताड़ा में कांग्रेस के इरफान अंसारी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी से सीता सोरेन इस बार इरफान अंसारी के सामने हैं, तो वहीं JLKM से तरुण गुप्ता भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है या आमने सामने की टक्कर है? इस बीच बयानबाजी भी खूब हुई और उस बयानबाजी के सहारे चुनाव की वैतरणी को पार करने की कोशिश भी की गई है। अब यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प बनता जा रहा है और इरफान अंसारी के लिए अब मुकाबला यहाँ कितना कड़ा है सीता सोरेन के आने के बाद? रंजन जी, क्या लगता है इस सीट पर अब सीता सोरेन जब चुनावी मुकाबले में है तो इरफान अंसारी के लिए जो कहा जाता है कि फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी का गढ़ ये रहा है, तो ऐसे में अब कितनी मुश्किल उनके लिए नजर आ रही है इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ पर जामताड़ा में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 30% से ज्यादा हैं, तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर भी ध्रुवीकरण जो है वो होता आया है। लेकिन जो एक JMM के जीत का फार्मूला होता है, वही इरफान अंसारी की जीत का भी यहाँ फार्मूला रहा है, आदिवासी प्लस मुस्लिम। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आदिवासी वोटर्स की मत प्रतिशत देखें तो वो 27% के आसपास होता था, और वो आपको एक साथ जो है इरफान अंसारी को 2019 में गया था, और इसी वजह से उनका जो वोट प्रतिशत है वो 53.11% हो गया था। नहीं तो उससे पहले जब यहां से JMM चुनाव लड़ता था, तब आप देखिएगा कि जो इरफान अंसारी का मत प्रतिशत 2014 में था तो वो 35.17% था, तो वो बहुत फर्क नहीं था। मतलब यहां आदिवासी वोटर ही तय करेंगे कि बाजी कौन मारेगा। और चूंकि ये एक सामान्य सीट है तो आम तौर पर यहां कोई बड़ा आदिवासी चेहरा जो है वो चुनाव लड़ता नहीं था। एक बार शिबू सोरेन एक बाई इलेक्शन में लड़े थे, तब वो जीते भी थे 2009 में यहां से, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा यहां से चुनाव नहीं लड़ता रहा है। इस बार सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, बड़ी ट्राइबल लीडर हैं, शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू हैं, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। ये एक वोट अपील जो है वो ट्राइबल्स के बीच होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, हमारे बीच का एक आदमी है। और अगर ट्राइबल वोट आपको सीता सोरेन की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है उसे जोड़ने के बाद उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। एक यहां पर आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। हालांकि यहां पर जो JLKM के प्रत्याशी हैं तरुण कुमार गुप्ता, वो इसे ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बना पाएंगे ये बताना मुश्किल है। हालांकि तरुण कुमार गुप्ता जो है बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में, तब वो 25,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे, 21% वोट आया था। लेकिन जब वो पिछली बार लड़े तो उनको जो है नाम मात्र को ही वोट आए थे जब वो निर्दलीय थे। तो इस बार वो JLKM के टिकट पर कितने वोट लेकर आ पाते हैं, अपने स्वजातीय वोट कितने निकाल पाते हैं, जो जयराम महतो के नाम पर वो कितने वोट निकाल पाते हैं, इस पर भी यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो मुकाबला दिख रहा है वो सीता सोरेन वर्सेस मंत्री इरफान अंसारी ही दिख रहा है। और ये जो लड़ाई होने जा रही है इसमें आदिवासी वोटर ही तय करेंगे कि जामताड़ा का अगला विधायक कौन होगा। तो जामताड़ा की जंग भी बेहद दिलचस्प है और वोटर्स के हाथ में अब चाबी है कि वो किस पर मुहर लगाते हैं। आगे हम बात करेंगे संताल की एक और अहम सीट लिट्टीपाड़ा की, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो लगातार हम सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस में कितना दम है, कौन अपनी सीटें निकाल सकता है, समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार। तो अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और ये सीट है लिट्टीपाड़ा की सीट। यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। बाबूधन मुर्मू बीजेपी से चुनावी मैदान में, तो JMM से हेमलाल मुर्मू इस बार चुनावी मैदान में दिखेंगे। वहीं JLKM से मार्क बास्के यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं या नहीं, समीकरण किसके फेवर में जा रहे हैं, सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है? रंजन जी, लिट्टीपाड़ा की जंग इस बार कितनी दिलचस्प? देखिए, जो लिट्टीपाड़ा की सीट है वो ट्रेडिशनली JMM की ही सीट है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जो लिट्टीपाड़ा की सीट है वो साइमन मरांडी के परिवार की भी ट्रेडिशनल सीट आपको दिखती है। क्योंकि अगर आप यहां पर बात करें तो साइमन मरांडी 5 बार यहां से विधायक
विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी सुशीला हांसदा वो 4 बार यहाँ से विधायक रही हैं, और जो उनके बेटे हैं दिनेश विलियम मरांडी वो 1 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो 10 बार जो है इस परिवार ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ के विधायक बने हैं। लेकिन अब दिनेश मरांडी तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, और यही एक चीज है जो कि जेएमएम के लिए चिंता की बात है। देखिए, एकमात्र दिनेश विलियम मरांडी ही ऐसे विधायक रहे जिनका टिकट जेएमएम ने काटा है, और यही सवाल जो है दिनेश विलियम मरांडी बार बार पार्टी से पूछते रहे। बाद में पार्टी ने जो है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय बीजेपी में जाना पसंद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के खिलाफ जमकर जो है वो बयानबाजी भी की। अब जो एक दिलचस्प बात है कि चूंकि ये ट्रेडिशनली जेएमएम की सीट रही है, एक बार की बात बताता हूं, ये 2014 की बात है। तब साइमन मरांडी भी नाराज होकर बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने इसे इतना जेएमएम का गढ़ बना दिया है कि वो खुद भी चुनाव हार गए थे। 2014 में डॉक्टर अनिल मुर्मू ने उनको पराजित कर दिया था, और वो भी 25,000 वोटों से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर तीर धनुष की जो है वो एक पहचान बन गई है, और खास करके जो आपको जो दूर दराज के गांव होते हैं वहां पर जेएमएम की पकड़ बेहद मजबूत रही है। लेकिन एक बात और भी हम देखते हैं कि दोनों का वोट बेस क्या है। अगर आप जेएमएम का वोट बेस देखें तो वो यहां पर 45-46% के आसपास दिखता है। बीजेपी ने अपना वोट बेस धीरे धीरे करके यहां पर बढ़ाया है, और अब वो 35-36% वोट बेस के आसपास पहुंच गया है। मतलब यह है कि अभी भी 10% का फासला है। अब क्या है कि अगर जेएमएम के कोटे से 5-6% के आसपास वोट निकलकर बीजेपी की तरफ आ जाए, तब बीजेपी जो है यहां पर कमल खिला सकती है। इससे पहले आज तक लिट्टी पाड़ा का एक रिकॉर्ड है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यहां से कभी चुनाव नहीं जीती। जब से यहां पर चुनाव हो रहा है 1952-57 से आप बात कर लीजिए, तो पहले झापा जीतते रही, निर्दलीय जीते, फिर कोई रीजनल पार्टी जीती, और फिर उसके बाद ये सीट साइमन मरांडी के नाम होकर रह गई, और वो जेएमएम यहां से जीतती रही। तो कांग्रेस भी यहां से जीतने में अभी तक सफल नहीं हो सकी है। तो अगर यहां पर जो बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है, बाबूधन मुर्मू को उतारा है, और बाबूधन मुर्मू जो हैं वो जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी भी इस क्षेत्र में कुछ पकड़ है। अब जो वो प्रत्याशी बदला है उसका फायदा, और प्लस दिनेश विलियम मरांडी जो अब बीजेपी में आए हैं और खुलकर बीजेपी के साथ यहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अगर वो जेएमएम की तरफ से ये दोनों जो फैक्टर हैं ये दोनों मिलकर अगर जेएमएम के तरफ से 5-6% वोट बीजेपी की तरफ स्विंग करवा लेते हैं, तो यहां पर नया इतिहास रचा जा सकता है बाबूधन मुर्मू के द्वारा कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को यहां से जीत मिल सकती है। अभी ये दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थिति बनी। हालांकि यहां से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं जेएमएम के द्वारा वो हेमलाल मुर्मू हैं, वो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनको बोरियों से पहले उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन फिर उनको लिट्टी पाड़ा से उतारा गया, और इन्हीं की वजह से जो है वो दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा है। लेकिन जो हेमलाल मुर्मू हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, कई चुनाव जीत चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव जीत चुके हैं, तो उनकी पकड़ इस क्षेत्र में है। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, और खास करके आपको दिनेश विलियम मरांडी जब बीजेपी के खेमे में आ गए हैं तो यह मुकाबला थोड़ा करीबी अब दिखने लगा है। तो बस यही एक चीज है कि कहीं जो विधायक दिनेश विलियम मरांडी की नाराजगी है कहीं वो जेएमएम पर भारी न पड़ जाए, इस बात का संशय जो है वो यहां पर पनपा है। लेकिन हेमलाल मुर्मू चूंकि एक एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है, और वो जो चुनावी राजनीति होती है और जो रणनीति होती है, बूथ मैनेजमेंट होता है, इसको बखूबी समझते हैं। तो एक अनुभवी नेता के सामने जो बाबूधन मुर्मू हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और उनकी कितनी मदद दिनेश विलियम मरांडी कर पाते हैं, इस पर यहां का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा।